पूरे 144 वर्षों बाद लगने वाला ये महाकुंभ आखिरकार इतना खास क्यों है? प्रयागराज से निकलने वाली ये नदियाँ, जिनमें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम स्थल पर आखिरकार इस महाकुंभ में इतनी ज़्यादा मात्रा में नागा साधु क्यों एकत्र हो रहे हैं? और महाकुंभ की वो पहली रात कैसी थी? क्या फल मिलता है हमें संगम में आकर महाकुंभ में स्नान करने का? यही सब दिखाने के लिए मैंने भी अपना सामान लेकर आम व्यक्तियों की तरह ही बस से यात्रा की। जैसे ही हम महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने ही वाले थे, हमारे वाहनों को बाहर रोक दिया गया, जहां से संगम स्थल की दूरी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास थी। भारत सरकार और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के भरसक प्रयासों के बाद दूर दराज से आने वाले सभी संगम में आने वाले यात्रियों को निःशुल्क शटल सुविधा उपलब्ध थी, जिनके माध्यम से सभी यात्री संगम स्थल से काफी समीप तक पहुंच सकते थे। लेकिन जहां से हमें शटल सुविधा उतार रही थी, वहां से भी संगम स्थल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास थी, जहां से हमें आगे पैदल ही बढ़ना था। हमने रास्ते में देखा कि यहाँ पर सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था। संगम परिसर तक पहुँचते पहुँचते हर एक चौराहे पर सैन्य सुविधा इतनी ज़्यादा उपस्थित थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। सुरक्षा बल, तकनीकी, सभी सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा थी। पूरे प्रयागराज को पौराणिक तरीके से सजाया गया था। धीरे धीरे यात्रियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और लगातार संगम क्षेत्र की सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा था। और हम सभी के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, पैदल यात्रा करते करते लगभग आधी दूरी तय कर लिया था संगम क्षेत्र पहुंचने वाली। मुझे बड़ी खुशी थी, मन में उल्लास था कि हम संगम जा रहे हैं। ये मेरा पहला अनुभव था जब मैं संगम पहुंच रहा था। जैसे जैसे हम संगम के नज़दीक पहुंच रहे थे, कुछ यात्री उधर से वापस आते दिखाई दे रहे थे। उससे 50 गुना लोग इधर से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर हम पहुंचे प्रयागराज के प्रथम मुख्य द्वार पर, जहां से हमें संगम का क्षेत्र दिखाई देने लगा था। यात्रियों के बीच में पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव को मन में रखकर हम भी आगे बढ़ रहे थे। ड्रोन के माध्यम से बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही थी सभी यात्रियों के ऊपर। पानी पीने की निःशुल्क व्यवस्था। यहाँ पर मुझे एक नवीन पेयजल व्यवस्था का उपकरण देखने को मिला, जिसमें एक दादाजी और एक हमारी उम्र के बड़े भैया पीने का पानी ले रहे थे।
हम पहुंच गए थे संगम क्षेत्र के बीचों बीच, जहां पर हर एक जगह पर डस्टबिन, पानी की व्यवस्था, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर किसी प्रकार के आपातकाल में किसी प्रकार की अनहोनी होती है, जैसे आग का लगना, तो यहाँ पर आग बुझाने की भी उत्तम व्यवस्था थी। लाखों की तादाद में नित्य क्रियाओं के लिए विशेष सुविधाएं थी। चाहे जहां जाओ वहीं पर सारी सुविधाएं थी। इन महात्माओं का ये राग मेरे दिल को छू गया। हम संगम क्षेत्र के नज़दीक पहुंच रहे थे, तभी हमें पता चला कि ये वो क्षेत्र है जहां पर नागा साधु आके एकत्र होंगे। पूरे क्षेत्र को लगातार सफाई से और सिक्योरिटी से बहुत ही अच्छे तरीके से संवारा जा रहा था। हो भी क्यों ना, ये महाकुंभ की पहली रात थी। काफी ज्यादा पैदल यात्रा करने के बाद मैं पहुंच चुका था संगम स्थल के किनारे पर, किंतु मुझे पता नहीं था कि मैं हूं कहां पर। मेरी लालसा यही थी कि मुझे त्रिवेणी संगम स्थल पर जाना है। चंद्रमा दिख रहा था, पूर्णिमा की रात थी, जहां से संगम स्थल पर तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र हो रही थी। गंगा यमुना के तट पर वो नज़ारा बड़ा अद्भुत था। तत्कालीन प्रशासन, जल प्रशासन सभी कुंभ यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर बैरियर बना के रखे थे, जिससे किसी भी यात्री को कोई हानि न हो। ये वही क्षेत्र था जिसे हम संगम कहते हैं, जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलकर और अदृश्य सरस्वती नदी अपनी महिमा को बिखेरती है। रात का समय था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि दिन है। जल पुलिस, जल स्वास्थ्य सेवाएं लगातार तैनात थी। आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर लोगों के पाप धुले जाते हैं, जहां पर दूर दूर से अलग अलग देशों से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर लगभग 37 पीपा पुल, जिसे पेंडुम पुल के नाम से जाना जाता है, उनका निर्माण किया गया था, जिनसे होकर के सभी यात्री पूरे कुंभ मेले का आनंद उठा सकें। रात्रि के लगभग 12 बज रहे थे। इस वक्त मैं था गंगा नदी में बने पेंड्रूम पुलों के ऊपर, जहां से मुझे प्रतीक्षा थी कि किन पुलों से मकर संक्रांति के अवसर पर नागा साधु संगम तट पर पहुंचेंगे। मैं पुलों से जैसे ही बाहर पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पर बने हुए शिविरों में लाखों की मात्रा में लोग वहां पर सोए हुए थे।
इतनी ज़्यादा व्यवस्था होने के बावजूद भी शिविरों के नीचे लोग आ नहीं रहे थे। लोग खुले में रेतों में लेटे हुए थे। ये समय वो था जब नागा साधुओं के अखाड़े खुल रहे थे। धीरे धीरे नागा साधु बढ़ रहे थे संगम तट की ओर। यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके अखाड़े आगे बढ़ रहे थे। तीनों नदियाँ गंगा, यमुना और अदरस से सरस्वती नदी आकर मिलती हैं। वहीं पर नहा करके पुण्य को भोगने वाले थे। मैंने पहली बार देखा था कि नागा साधु कैसे दिखते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के संतों को, साथ में लगी सुरक्षा बल सभी संतों की रखवाली करती थी। शंख की गूंज, डमरू की टंकार, हमारे सनातन को पहचानने के लिए उत्सुक कर रहे थे। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश करना वर्जित था। प्रशासन बहुत ही ज़्यादा परेशान था इस चीज़ को लेकर। और मुझे यहाँ पर कुछ अलग अलग देशों से आए हुए संत भी दिखे थे, जिनमें कुछ संत जापान के भी थे, कुछ ऑस्ट्रेलियाई संत थे। आप ये वही यात्रा देख रहे हैं। मैं दूसरे पेंडुलम पुलों से जा कर के इस दृश्य को कैप्चर कर रहा था कि किस प्रकार रात्रि के दौरान ही यहाँ पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये समय लगभग 4 बजे के आसपास का था, सुबह के। यहाँ पर आप जो ये यात्रा देख रहे हैं, ये कोई विदेशी संत है। ये सुबह का टाइम था, मकर संक्रांति के पर्व पर, जब सभी संगम यात्री आकर के यहाँ पर स्नान कर रहे थे। यहाँ पर जल सेना तैनात थी। हर बार लोगों को याद दिलाया जा रहा था कि आगे सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्नान करें। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम क्षेत्र पर स्नान कर रहे थे। और हमारे देश की संस्कृति को देखने के लिए कुछ हमारे मेहमान भी आए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुबह स्नान करने के बाद
फिर से वापस चल रहा है नागा साधुओं का पूरा अखाड़ा। मुझे कुछ अनुमान नहीं था कि यहाँ पर कितने ज्यादा नागा साधु आए थे। फिर भी अगर मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 4 से 5 लाख संतों की भीड़ वहां पर आई हुई थी, जो कि पहली रात में ही। हालांकि मुझे ये गिनती कंफर्म पता नहीं है, इसके लिए धीरे धीरे आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और भी अनगिनत वीडियो लेके आएंगे, जो कि आपके ज्ञान और मनोरंजन का साधन बनेंगे। इन नागा साधुओं के बीच में देश भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए नागा साधु भी सम्मिलित हैं। इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, कड़क मिजाज के होते हैं और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ये मरने मारने पर भी उतर जाते हैं, ऐसा सुनने को मिला है। इनके हठ तप के कारण इनका शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि इन्हें मौसम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। न इन्हें गर्मी का अनुभव होता है, न इन्हें सर्दी का अनुभव होता है। प्रयागराज संगम क्षेत्र का तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस था, फिर भी इन्होंने किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं किया था, जो इनके हठ बल को दर्शाता है। सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी थी, हर एक चुनौती से निपटने के लिए तैयार थी। सुबह के 11 बजते बजते श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि संगम त्रिवेणी स्थल पर स्नान करना संभव ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही नागा साधुओं की शोभा यात्रा, उनकी टोलियां निकल रही थी, प्रशासन बहुत ही ज्यादा सतर्कता के साथ रखवाली कर रही थी। आसमान में ड्रोन पक्षियों के जैसे मंडरा रहे थे। देश विदेश की मीडिया, दर्शक नागा साधुओं को देखने के लिए बेताब थे। नागा साधुओं का रुद्र रूप देखकर हमें अपनी प्राचीन सेना का महत्व दिखता है। ये वो जगह थी जहां पर नागा साधु स्नान कर रहे थे। प्रशासन वहां भी उनके साथ था, आप देख सकते हैं। यहां तक मैंने आपको सारे दृश्य दिखाए जो कि संगम स्थल पर महाकुंभ की पहली रात के थे। अभी जब आप वीडियो देख रहे हो, पता नहीं आप में से कौन वहां पर था। पहली रात का दृश्य कैसा लगा है आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहीं पर मुझे एक महान संत रामभद्राचार्य जी के भी दर्शन हुए।
ऐसे करके धीरे धीरे एक के बाद एक महान संतों की यात्राएं निकल रही थी, जो कि संगम स्थल पर स्नान के लिए जा रहे थे। महाकुंभ 144 वर्षों बाद लगता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों के बाद लगता है। अर्ध कुंभ 6 वर्षों में लगता है। इस प्रकार ये हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी महाकुंभ था।